नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने आज हल्ला बोला। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में और प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की अगुवाई में दिल्ली में, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में हरियाणा में हल्ला बोला गया। कुमारी शैलजा कहती हैं कि वे जनता की आवाज उठा रही हैं। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई आसमान छूने लगी है और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार का कहना है कि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। सरकार लोगों की तमाम दिक्कतों का समाधान करेगी। चलिए सुन लेते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का और सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। आज हमारी मांग है कि इन कीमतों में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं इन्हें वापस लिया जाए। क्या कारण है ये आप तुलना कीजिए 2014 की कीमतों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें थी उस समय 140-45 डॉलर प्रति बैरल थी, पर कीमतें कितनी नीचे थी। आज उससे कम कीमतें हैं, फिर भी ये नियंत्रण। ये क्या दिखाता है कि आर्थिक प्रबंधन में ये लोग असक्षम हैं, इनको सूझबूझ नहीं है, ये देश चला नहीं सकते। कि आज जो जनता इस महंगाई से, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से त्रस्त है, उसकी ओर कांग्रेस पार्टी सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। लेकिन ये मोदी सरकार, आप जानते हैं, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और आज देश की अर्थव्यवस्था की ये बदहाली हो गई। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उनका समाधान करना। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उनका समाधान करना। जी, लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, इन सब को लेकर हल्ला बोला गया। हमारे साथ आज इस तमाम विषय पर चर्चा के लिए विजेंद्र नेहरा साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। खालिद चहलका साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और अर्जुन सुडेल इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा साहब, साफ साफ कांग्रेस का कहना है, आज हल्ला बोला गया, उनका कहना है कि कुछ करना ही नहीं आता, किस तरह से नीतियां बनानी है, कैसे जो है देश चलाना है, अर्थव्यवस्था का भट्ठा गोल हो चुका है और सारा बोझ आम आदमी पे, लोगों पे डाल दिया गया है। किस तरह सरकार चलेगी, बताइए। प्रदीप जी, आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी? आ रही है। प्रदीप जी, जिस तरह से आज मैंने भी देखा क्योंकि मैं फरीदाबाद जिले में रहता हूँ, तो कांग्रेस का आपसी फूट के कारण जो आज प्रदर्शन इन्होंने किया था प्रदीप जी, वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और मैंने देखा फरीदाबाद के अंदर मुश्किल से 10-10 लोग भी इनके धरने पर नहीं थे, उन्होंने भी मास्क नहीं पहने हुए थे और कोरोना के नियमों की खुलेआम इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस के मेरे मित्र जो विरोध करते हैं प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल उनसे करना चाहता हूं। आज पूरे देश के अंदर राजस्थान 36% और महाराष्ट्र 33% पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो राज्य सरकारें वसूल करती है वैट, वो ये वसूल रहे हैं पूरे देश के अंदर सर्वाधिक। और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर रेट है, मैं आपको बता सकता हूं, मुंबई में आज का रेट है 102 रुपए का पेट्रोल का, राजस्थान में 105 रुपए का रेट है पेट्रोल का, और यूपी में जहां हमारा राज्य है वहां 92 रुपए और हमारे हरियाणा प्रदेश में 93 रुपए का रेट है। मैं आपके आज माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, भैया आप अपने राज्यों के अंदर वैट बढ़ाइए और भारत सरकार और राज्य सरकार जो मिलकर के टैक्स लेती है प्रदीप जी, उसमें से हमारी जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसमें से 4% डीजल के ऊपर और 2.5% पेट्रोल के ऊपर कृषि सेस के नाम से, किसानों के नाम हमने किया हुआ, जो किसानों के कल्याण पे भारत सरकार खर्च करती है, उसमें से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है पेट्रोल डीजल के ऊपर, राज्यों को देने का काम करती है, तो राज्यों को घटाना चाहिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में प्रदीप जी इतनी महंगाई थी, एक गाना बना था उस समय, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। इतनी महंगाई थी कांग्रेस के राज में कि ऐसे ऐसे गाने बनाने पे मजबूर हुए। आप भूल चुके हो गया विजेंद्र नेहरा साहब की, आपको 7 साल हो गए सत्ता में आए, आप ये बात भूल चुके हो गया, आपको याद ही नहीं है। आपको अभी भी कांग्रेस याद आ रही है कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक महीने में डीजल के दाम जो मैं बता देता हूं,
11 मई को 82 रुपए 36 पैसे दाम थे डीजल के 1 लीटर के। आज 11 जून है, 86 रुपए 75 पैसे दाम है एक लीटर डीजल के। आप कहते हैं सारा समाधान हो जाएगा, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, विपक्ष उठाता रहेगा, आप कहेंगे कि समाधान हो जाएगा। समाधान इस तरह नहीं होगा कि आप जो है कांग्रेसी सरकारों के वो गिनवाएंगे कि किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे कितना वैट है। आप बता दीजिए आपके यहाँ कितना वैट लिया जाता है। देखिए, मैं प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि मैं दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा था प्रदीप जी कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण 85% तेल आज भारत को बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 2014 में पेट्रोल और डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। आज भली भांति आप जानते हैं कि तेल की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज तेल की कंपनियां तेल का रेट तय करती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने उनको अधिकार दिया। और एक मैं बात और स्वीकार करना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना का काल है, हमारा खर्चा बढ़ा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में सरकार को जिस मद में जितना राजस्व मिलना था उतना मिला नहीं है। इसलिए अगर राहत देना भी चाहे तो कई बार सरकार की मजबूरी हो जाती है प्रदीप जी कि सरकार के खर्चे बढ़े हैं। बताइए खालिद साहब, अगर कोरोना टाइम चल रहा है, देश में एक महामारी है, सब कुछ बंद पड़ा है, अगर सरकार कहीं से लोगों का कुछ भला कर सकती है, उसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप जी, लेकिन मैं देखिए, मैं खालिद साहब से, कांग्रेस से एक सवाल कर रहा हूं। चल पड़ी है कि अगर आपको अपने सारे पाप धुलने हैं या बेशर्मी में ट्रेंड होना है तो आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। ये दो बड़े ऐसे इशू हैं कि आपको अरे भैया रुक जा प्रदीप जी, को चोरों एक बार सुनने दो आपके बीच में मैंने बोला था। खालिद जी आप बोलिए आप अपनी बात रखिए। विजेंद्र जी सुनते एक बारी, सुनने दीजिए विजेंद्र जी। कोई बात वापस नहीं ले रहा, नहीं सरकार की धौंस अपनी जेब में रख लो। अरे खालिद साहब अपनी बात पूरी कीजिए। तो सही, आप रुक लीजिए, आप रुक लो। शब्द बिल्कुल ठीक है, शब्द बिल्कुल ठीक है। अपनी सरकार की धौंस अपनी जेब में रखो। जरा सा रुक जाओ, पीछे बोल लेना, जरा सा रुक जाओ। आप थोड़ा सा रुक जाइए। मैं फिर दोहराता हूं प्रदीप जी, इस देश में एक कहावत बन चुकी है कि अगर आपको सारे पाप धुलने हैं और बेशर्मी में ट्रेंड होना है तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। जो सरकार प्रदीप जी, अरे सुनो तो सही विजेंद्र जी, एक बार सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप ही के पास आएंगे, सवालों के जवाब आज आप ही को देने हैं। सारे सवाल आप ही से होने, आप ही को जवाब देने। खालिद साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रदीप जी, जो कच्चे तेल के रेट हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2014 में आज से भी कम थे, लेकिन देश को रेट क्या मिला? देश को डीजल और पेट्रोल किस रेट में मिला ये आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब सरकार ने प्रचार शुरू किया, तो क्या कहती थी सरकार की? बहुत ऐसा तो बात नहीं बनेगी। सुनने एक बार सुन तो लीजिए, आपको हो सकता है आपको जवाब देने में मदद मिले इनकी बातों से। बोलिए। अच्छा लगेगा? अरे सुनो, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मैं जवाब दे नहीं हूँ। बोलिए। जवाब दे नहीं हूँ। अरे खालिद साहब आप अपनी बात रखिए मेरे को जी। इसके लिए ये जो है ना, ये आपका जो रवैया है इसको जेब में रख लीजिए। आपको गाली बकनी बाद में गाली देना, मैं आपकी गाली सुनने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि सत्ता है ना आप लोगों की, इसलिए आपको। तो मैं प्रदीप जी कह रहा था कि जब आप 2014 में सरकार ने शुरू अपना प्रचार किया तो क्या कहते कि बहुत हुई महंगाई की मार, ये सारे नारे थे। बाबा रामदेव जी क्या कहते थे? आपको 30 रुपए 35 रुपए लीटर वाले को आप वोट देंगे कि आप 100 रुपए वाले को वोट देंगे? जबकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज भाजपा क्या कह रही है कि तेल के भाव हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब इस देश के अंदर जीएसटी लगाया गया, इस देश के अंदर प्रदीप जी जब जीएसटी लगाया गया, गब्बर टैक्स लगाया गया, तो क्या उसको पेट्रोल डीजल को इसमें नहीं ला सकते थे? क्योंकि सरकार लाना नहीं चाहती थी। सरकार को जो इस देश के बड़े उद्योग धंधे हैं और जिनसे देश में बड़ी खपत है और जिनसे देश में बड़ी आमद है, वो सारी चीजें देश की सरकार अपने मित्रों को सौंप देना चाहती है, जिनके बलबूते, जिनके ब्याह पे सरकार सत्ता में आई। ये सारी चीजें इस देश के अंदर रही। इंडियन नेशनल लोकदल से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अर्जुन सुडेल साहब, अगर बीजेपी ये कहती है कि कोरोना का वक्त है और आर्थिक संकट पूरे देश पे आया हुआ है, तो अगर तेल के दाम थोड़े बढ़ते हैं और लोगों को कुछ सहन करना पड़ सकता है, तो इसमें
इसमें दिक्कत क्या है? समय आएगा तब इस पे काबू भी किया जाएगा। प्रदीप जी थोड़े नहीं बढ़ रहे हैं ना, आप खुद देखिए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, थोड़े नहीं बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में 25 रुपए तेल के दाम में बढ़ चुके हैं प्रति लीटर मैदा नमक। और अभी मैं कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी जी की, वो पूछते हैं, उसमें पुरानी वीडियो है कि तेल के दाम घटने चाहिए नहीं घटने चाहिए, नारा साहब रसोई गैस के दाम घटने चाहिए नहीं घटने चाहिए, सुनिए ना। तो तेल के दाम प्रदीप जी, तेल के दाम नहीं, महंगाई आप सुन लीजिए प्रदीप जी, आप प्रदीप जी सुन तो लीजिए 2 मिनट, सुनने का आप बोलिए तो सही। अकेले तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, रसोई गैस जो आपके रसोई तेल है, सरसों का तेल है, वो 200 रुपए से भी पार पहुंच गया, पता है ना साहब आपको? सिलेंडर कहाँ पहुंच गया है पता होगा। और इसी तरह तेल का दाम बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से और ट्रांसपोर्ट देखिए कहाँ पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट बढ़ने से देश में ही महंगाई बढ़ रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने समय समय पर बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं, प्रदर्शन करे हैं। और मेरे प्रवक्ता सभी कांग्रेस के बैठे हैं, आज साहब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो काले कानून, आज किसान आंदोलन है, सड़कों पर किसान पड़ा है पिछले 6 महीने से, दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, ये काले कानून भी कांग्रेस लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इनको साइन करके पास करने का काम विजेंद्र किया है। नेहरा साहब, विजेंद्र नेहरा साहब, मैं नेहरा साहब से, अब किसानों की बात चल पड़ी है। नेहरा साहब, सीधा सा किसान जुड़ा हुआ है डीजल के साथ। हरियाणा में, मैं आपको मालूम भी होगा, करीब 6 लाख हेक्टेयर जमीन है जो खेती की जाती है, जिसपे खेती होती है। 6 लाख हेक्टेयर जमीन में से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिंचाई के 3 ही साधन है, या तो नहरी पानी है, या ट्यूबवेल है, या फिर बरसात है। नहरी पानी से 50% के आसपास, 48.1% के आसपास सिंचाई होती है। जो ट्यूबवेल से सिंचाइयाँ होती है उसमें 8 लाख के आसपास बिजली के कनेक्शन है साहब, और बाकी 2-2.5 लाख कनेक्शन जो है वो कनेक्शन है जो डीजल से चलता है। 1 एकड़ जमीन भरने में, सिंचाई में कम से कम भी 4 से 6 घंटे लगता है। कोई बीघा बड़ा होता है, छोटा होता है। 4 घंटे तक जब एक डीजल का इंजन चलेगा साहब, कितना पैसा लगेगा एक किसान का? आप बताइए। आप कहते हैं आप काबू भी कर लेंगे, आप किसानों की बात करते हैं। जरा मैं नेहरा साहब से इसका जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। प्रदीप जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं खुद भी किसान हूँ, गांव में रहता हूँ, आज खेती करता हूँ, और ज्यादातर जो किसान हैं उनके पास में आज ट्यूबवेल है और वो ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं। लेकिन नहरी जो जंगल है वहां से कई बार हमारे जो नालियां जिनको बोलते हैं गांव के अंदर, उसके माध्यम से भी खेती होती है और बहुत सारे इंजन से भी खेती होती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत कम जगह प्रदीप जी बची है। प्रदीप जी, इनकी आवाज पीछे से डबल आ रही है, या तो इन्होंने आवाज इनका टीवी खुला हुआ है या इनका मोबाइल का आवाज आ रहा है, डबल आवाज आ रही है। इनको अब जरा कहिए आवाज ठीक वीरेंद्र जी, आप अपने टीवी की आवाज कम कीजिए, जवाब दीजिए। मेरे टीवी की आवाज बिल्कुल नहीं है। आजकल आप कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों की आवाज आती ज्यादा है। दूसरा देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको प्रदीप जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत कम ऐसे मामले बचे हुए हैं, ऐसे बहुत कम किसान हैं जो इंजन के माध्यम से खेती। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं प्रदीप जी कि सरकार जरूर राहत देगी और राहत देनी भी चाहिए, मैं ये मानता हूं। लेकिन थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाए, थोड़ा कोरोना का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन प्रदीप जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे, मेरे साथी कांग्रेसी प्रवक्ता जवाब दे उस चीज का अपने नंबर पे कि जब कांग्रेस का राज था 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड इन्होंने खरीदे थे अपने समय में, जिसका सिर्फ ब्याज भरने के लिए 9,960 करोड़ रुपए हम हर साल ब्याज देते हैं। 2026 तक प्रदीप जी 2026 तक जो ऑयल बॉन्ड इन्होंने 1,40,000 करोड़ के खरीदे थे, उसके 9,960 करोड़ रुपए ब्याज हमें हर साल 2026 तक देना है। बताइए भैया वो पैसा कहां से आएगा? दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार अपने टैक्स में से फिर भी कृषि सेस के नाम से किसानों को देने का काम कर रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को हमने 10 करोड़ के आसपास गैस सिलेंडर हमने दिए हैं मुफ्त में, और आयुष्मान भारत योजना के नाम से हमने गरीब लोगों को 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इलाज कराया है। अरे भैया सुन लो, आपने चला सुना, गरीब लोगों को हमने घर देने का काम किया है। और पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर हमने देश के 15 करोड़ से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपए हम साल का दे रहे हैं।
क्या ये पैसा जीजाजी की जेब में जा रहा है? पहले तो जीजाजी की जेब में पैसा जाता था, भ्रष्टाचार होता था। आज तो हम किसानों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे पैसे को लगा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा प्रदीप जी, आज ईमानदारी से सरकार काम कर रही है। 35,000 करोड़ रुपए तो कोरोना को लेकर सरकार ने फंड जारी किया था। 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। 80 करोड़ लोगों को हमने अब नवंबर तक, हमने दिवाली तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की है। कहां से आएगा पैसा? ये पैसा करने के लिए मैं मानता हूं, मैं भी किसान हूं, गाड़ी भी चलाता हूं, ट्रैक्टर भी चलाता हूं, और वजन भी है सरकार के माध्यम से। सरकार पे भी बहुत वजन है आम जनता का। सरकार जरूर राहत देगी, थोड़ी सी राहत अगर कोरोना के मामले में मिलेगी प्रदीप जी, तो निश्चित रूप से राहत देंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रदीप जी, कांग्रेसी जो प्रदर्शन करते हैं, इनको सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्लियर करना चाहिए, अपने राज्यों में वैट घटाएं। प्रदर्शन तो आपने भी बहुत किया है, 14 से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बढ़िया दिनों के भी वादे किए थे। जब बीजेपी ये कह रही है कि थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। खालिद साहब, बीजेपी कह रही है थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। फिर सब्र क्यों नहीं है आप लोगों को? आप तो सड़कों पे उतर आप अपने राज्यों में वैट घटाइए ना खालिद जी, अपने राज्यों में वैट घटाइए ना। प्रदीप जी, अभी 2 दिन पहले भाजपा के एक नेता है बृजमोहन जी, उनको एक बयान आया कि महंगाई है तो खाना मत खाइए, महंगाई है तो तेल मत भरवाइए। ये जो हमारे और साथी है भाजपा के प्रवक्ता, बिल्कुल वैसी ही भाषा है कि महंगाई है तो खाना मत खाइए, अगर तेल महंगा लगता है तो तेल मत भरवाइए। ये नहीं देखेंगे कि महंगाई की स्थिति क्या हो गई है और एक गरीब आदमी का चूल्हा। और अमूमन मैं देखता हूँ, जब प्रदीप जी मैं आपके साथ भी बैठा हूँ और जितने भी डिबेट में बैठा हूँ, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या इस देश का कोई भी गंभीर मुद्दा हो, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं और दूसरे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो हमारे देश की गरीबी पर जो मुस्कुराते हैं, जो मुस्कुराहट देश की गरीबी के ऊपर बिखेरते हैं, वो बहुत निंदनीय, दुखदायक है। इस देश की स्थिति का गौर नहीं करते। कोरोना फंड की बात आप करते हैं, कोरोना फंड में आप देखना प्रदीप जी, इस देश के अंदर जो बड़े घपले और घोटाले निकलेंगे, आप इस देश के आपको ईश्वर 100 साल की उम्र से आप बहुत जल्दी देखना इसमें कितने बड़े घपले और घोटाले आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप तेल के दाम पे बात होनी थी। खालिद जी, हाँ सुनिए तो सही, तेल के दाम की जो बात करते हैं, ऐसी क्या पता गई, ऐसी क्या पता गई कि आप 1 महीने में। खालिद साहब, एक मिनट बोलिए विजेंद्र जी, आप भी बोलिए अपनी बात। मैं खालिद जी एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र, मेरे भाई, कि अपने राज्यों के अंदर आप वैट घटाकर एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करते पेट्रोल डीजल के ऊपर? एक बात। दूसरा, 1,40,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड आपने खरीदे थे, वो क्यों खरीदे? उसका ब्याज हमें देना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। एक सिमट चुकी पार्टी को, जो निपट चुकी पार्टी को आप ये कह रहे हो कि आप अपने राज्यों में, आपके तो तमाम राज्यों में सरकारें हैं, आप क्यों नहीं घटा रहे? हरियाणा में कितना % वैट है? मैं बता दूं आपको, ना पता हो तो नेहरा साहब मैं बता दूं आपको कितना % वैट है, और आज के दाम भी बता देता हूं डीजल के। कांग्रेस तो निपट चुकी है, ठीक है, और जितने निपटे हुए नेता है वो कांग्रेस को और निपटाने में लगे हुए हैं। आप कांग्रेस से क्या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। आप बताइए ना, हरियाणा में कितना वैट है? हरियाणा में कितना वैट है नेहरा साहब, आप ये बता दीजिए, मैं बता दूं आपको। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपने जैसे कहा प्रदीप जी कि कांग्रेस एक निपटी हुई पार्टी है और बाकी नेता उसको और निपटा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेसी प्रदर्शन करते हैं प्रदीप जी, विषय ये है कि आप जब कर रहे हैं, आपकी कथनी करनी में अंतर है। आप अपने राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा वैट लेते हैं। आप जीएसटी के अंदर सरकार लाना चाहती थी, पेट्रोल डीजल को आपके राज्यों ने सबसे पहले विरोध किया। आप बताइए, तो संसद के अंदर खड़े हो गए हमारे माननीय जो वित्त मंत्री, उन्होंने कहा है, निर्मला सीतारमण जी ने, कि हम जीएसटी के दायरे में लेना चाहते हैं, कांग्रेसी राज्य विरोध कर रहे हैं। आप दोहरी नीति अपनाते हैं, अपने राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा आप वैट। आप भी जीएसटी का विरोध करने वालों में जब सत्ता में नहीं थे सबसे ऊपर थे, वो बात ही नहीं है। आज वैट की बात हो रही है तेल पे। आप खालिद साहब आप ही उदाहरण दे दीजिए, आप एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, आप अपने राज्यों में क्यों नहीं कम कर रहे? सवाल तो है ये। नहीं, बिल्कुल है। ये अजीब स्थिति है कि भाजपा को पूरे 7 साल इस देश और प्रदेश में सरकार में बैठे हुए हो गए। पहले वो कहते थे कि 70 साल में इस देश में कांग्रेस ने नहीं किया, अब जो 6 साल में कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ करने नहीं दे रही है। ये समझ नहीं आ रहा कि भाजपा कब ये बताएगी कि कुर्सी संभाल लिया, भाजपा खुद को तैयार करेगी कि 7 साल से वो सत्ता में बैठे, वो कब इस देश को वो चला रहे हैं, सत्ता वो चला रहे हैं। तैयार की बात नहीं है, अरे तैयार की बात नहीं है, शोर नहीं। ट्रेंड असल तो ये है कि विजेंद्र भाई, मैं आपको ये देखो, क्या है, पार्टी आप छोटी विचारधारा से अलग बात है,
लेकिन आपका जो नेचर है ना बिल्कुल अजीब तरह का है। जिस तरह से बिहेव करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सत्ता है, हम हैं, तो सब कुछ सुनने हैं उसके सामने, जबकि आप बात सुनना नहीं चाहते। आप देश के गरीब की बात नहीं सुनना चाहते, देश के मजदूर की बात नहीं सुनना चाहते, देश के कर्मचारियों की आवाज नहीं सुनना चाहते, और जो देश का मीडिया कुछ बोलना चाहता था उसका आपने गला दबा दिया है। आप अपने खिलाफ आवाज नहीं होना चाहते। ये लोग अर्जुन सुड़ेल साहब, अर्जुन सुड़ेल साहब, मीडिया का कौन गला दबा सकता है? खालिद साहब, नहीं, मीडिया तो स्वतंत्र है, मीडिया सवाल पूछ रहा है आपके सामने। हमारे अर्जुन साहब, आप इतने ये अच्छे बताइए, पत्रकार है, इतने कठिन सवाल पूछते हैं सब लोगों से, हैं? आप बताइए, स्वतंत्र है सब मीडिया। आप ये बताइए साहब, कांग्रेस तो फिर भी उतरी है सड़कों पे, गर्मी में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। आप कम से कम एक प्रेस नोट जारी करके निंदा कर देते हैं कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदीप जी, प्रेस नोट ये निपट चुके हैं, बहुत पहले निपट चुके हैं। सोशल मीडिया में प्रेस नोट है। एक मिनट सुन लीजिए नारा साहब, आज के जितने भी अखबार हैं, आपके टीवी है, प्रेस नोट सब पे जारी है। आज के अखबार में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन। उससे पहले कई बार तेल के दामों को लेकर, बड़ी महंगाई को लेकर राज्यपाल को हमारी पार्टी ज्ञापन सौंप चुकी है। सड़कों पर हमने बहुत प्रदर्शन कर लिए। और रही किसान की, अगर मैं बात करूं नारा साहब, किसान के लिए पूरे आपके पूरे देश में एक अकेला अभय सिंह चौटाला है जिसने इस्तीफा देने का काम किया किसानों के हक में। और दूसरा, कांग्रेस कहाँ निकल रही है, बाहर कब निकल रहे हैं, अंदर नहीं ध्यान दे देते हैं प्रदीप जी। कोई आज तक किसानों के समर्थन में आया है ना कांग्रेस आई, कोई भी बाहर नहीं निकला है। और देखिए, रही बात अभय सिंह चौटाला जी निरंतर किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे वो महंगाई के मुसरा मजदूर के साथ खड़े हैं, किसान के साथ। मतलब नेहरा साहब, और रही इंडियन नेशनल लोकदल ने भी प्रेस नोट जारी करके निंदा की, कांग्रेस ने भी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन किया। आपके नेता कहते हैं, बड़ा कैजुअली सा ले लिया इसको कि हाँ ठीक है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सरकार समाधान कर देगी। इस तरह तो समाधान नहीं होगा साहब। इस देश में, इस प्रदेश में, हरियाणा जिस सूबे में हम रहते हैं, मैं आपको विजेंद्र साहब आपको बता दूं, डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती में होता है, सबसे ज्यादा। 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए, बोने के लिए कम से कम 3 से 5 बारी पहले उसको जोता जाता है, ठीक है? मुझे पता है सर, 4 से 6 हजार रुपए का डीजल लगता है साहब एक फसल लेने में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 800 रुपए का एक जुताई है इस समय, मैं जानता हूं क्योंकि मैं खेती करता हूं प्रदीप जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपने डीजल के जो बात की है कि किसान उसको यूज करता है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो आपने स्टेटमेंट दिखाई थी, उन्होंने कहा था विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सरकार गंभीरता से उस पर विचार कर रही है और आम जनता को जरूर राहत देने का काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी आंकड़े निकाले थे 1 जून 2014 को प्रदीप जी, मैं आपको आज, अरे सुनिए नेहरा साहब एक चीज और जोड़ देता हूं। आपने मान लिया कि डीजल का इस्तेमाल खेती में ज्यादा होता है, मैं आपको जरा आज का रेट बता देता हूं। सिरसा में 88 रुपए 50 पैसे डीजल 1 लीटर सिरसा में साहब, 86 रुपए 96 पैसे करनाल में साहब, ठीक है? इसके अलावा 87 रुपए फतेहाबाद में, 87 रुपए 82 पैसे, ठीक है? करीब 88 रुपए, 86 रुपए 81 पैसे अंबाला में, 87 रुपए 78 पैसे दादरी में। कैसे किसान जिंदा रहेगा? कैसे आप प्रदीप जी मेरी बात सुनिए। देखिए, अरे भैया सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे अर्जुन जी सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। इनेलो खत्म हो चुकी है अर्जुन मेरे भाई, इनेलो खत्म हो चुकी, सुन लीजिए तो आप जवाब दे दो, आप सुनिए। देखिए प्रदीप जी, अरे सुन लीजिए भैया, अर्जुन जी सुनने दीजिए। अरे सुन लीजिए भैया, आपका नंबर खत्म हो चुका है, आप 15 साल से नहीं आए, अब नहीं आओगे आप, सुन लीजिए। देखिए प्रदीप जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक तो सबसे पहले जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया, और जब तेल की कंपनियां खुद अपना रेट तय करेंगी तो उसमें सरकार का वर्तमान समय में नियंत्रण नहीं है। आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं इस चीज को। दूसरा, मैं अभी आंकड़े निकाल रहा था प्रदीप जी, तो 1 जून 2014 को 905 रुपए का एलपीजी सिलेंडर आता था, बिना सब्सिडी वाले की मैं बात कर रहा हूं। आज का जो रेट है वो 811 रुपए है। अब मुझे बताइए, पहले से कम हुआ या पहले से ज्यादा हुआ है? कोरोना के समय में सरकार के वित्तीय खर्चे इतने बड़े हैं प्रदीप जी, और आमदनी सरकार की घटी है। अब मुझे बताइए, सरकार तो आम जनता से जो हमें मिलता है उसी से पूरा देश चलता है। कितनी सारी सब्सिडी मिलती है, 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को खाद्यान्न के रूप में जाती है। 75,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार ने
एक किसानों को पीएम सम्मान निधि के तौर पे जो 6,000 प्रतिवर्ष हम दे रहे हैं प्रदीप जी, देश के 15 करोड़ से अधिक किसानों को, उसको हमने देना शुरू किया है। हमने करोड़ों गरीब लोगों को घर दिए हैं। आयुष्मान भारत के नाम से हमने जो योजना चलाई है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हमने 4 करोड़ लोगों का कराया है। आप मुझे बताइए ना, इतना सारे काम अगर सरकार कर रही है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदीप जी वोट दी थी जनता ने, वो राम मंदिर के लिए दी थी, वो धारा 370 हटाने के लिए दी थी, वो सीएए लाने के लिए दी थी, वो ट्रिपल तलाक को खत्म होने के लिए दी थी, और ये सारे मुद्दे हमने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इतने सारे काम कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके टाइम पर रॉबर्ट वड्रा की जेब में जा रहा था पैसा, सारा भ्रष्टाचार हो रहा था। प्रदीप भाई, ये जो डिबेट है, विजेंद्र जैसे व्यक्ति, मतलब क्या कहूँ मैं, उनको पता नहीं वो किस तरह के, मैं क्या कह दूंगा, पता नहीं। सीनियर आदमी आपकी पार्टी है, क्या बात कर रहे हो आप? आप भी वरिष्ठ है खालिद साहब, विजेंद्र साहब भी वरिष्ठ है, ऐसी बात नहीं है। आप सुन लीजिए, नहीं यार, आपके जैसे नेचर, आपके जैसे नहीं हो सकता है। आपका मानसिक लेवल पता चल रहा है आपके शब्दों के चयन से प्रदीप जी। प्रदीप जी, इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। नहीं देखिए, सम्मानित आप भी हैं खालिद साहब, सम्मानित विजेंद्र जी भी है, सीनियर आप भी हैं, सीनियर वो भी है। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों को जब 2014 में सरकार गई तो उनको सरकारी जो नियंत्रण से बाहर कर दिया। 7 साल से सरकार है, सब कुछ वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब WTO में समझौता किया हुआ भैया, तैयारी आते हैं आप। WTO में 1995 में समझौता किया हुआ आपने। प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमको बताइए, इनकी सरकार ने WTO में समझौता किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं तोड़ सकते हम। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के हाथ बहुत कम है खालिद साहब। एक छोटा सा सवाल खालिद साहब आपसे, ये कि 60 साल आपका राज रहा, तेल के मामले में भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाया, ये शुरुआत में इसका जवाब दे दीजिए। और WTO में 1995 में आपने समझौता किया, उसके कारण हाथ बने हुए हैं हमारे। सवाल इनसे कहिए कि अपना सम्मानित जो है, हमारे सम्मानित साथी जरा सा व्यंज है, ताकि समझ में आए कि बोला क्या जा रहा है, सुना क्या जाएगा। आप जवाब दे दीजिए इनकी बात का, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। शुरू में पूछा था, बताइए क्या पूछ रहे हैं, बताओ भैया। इन्होंने शुरुआत में ही ये पूछा था कि 60 साल के कांग्रेस के राज में भारत को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था तेल के मामले में, लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसके लिए कांग्रेस जवाब दे। 85% तेल बाहर से लेते हैं हम। सरकार भाजपा की है, देश को भाजपा चला रही है, और जवाब दे है कांग्रेस। ये तो आप देश और प्रदेश के निवासी हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर पे सवाल आपसे पूछा गया था, विजेंद्र नेहरा साहब ने यहाँ पूछा है, ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था। मैं यही कह रहा हूँ, जवाब देगी कांग्रेस। अभी भाजपा को भरोसा नहीं है कि वो लोग सत्ता में बैठे। 7 साल के बाद भाजपा को भरोसा नहीं है कि वो लोग सत्ता में बैठे। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, तेल की वजह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ। आपको पता है, आपने तेल कंपनी का हवाले करके तेल के रेटों को रेट बढ़ गए। आप दोषी हैं, आपने पाप किया किसान के साथ में, आपने बर्बाद करने का काम किया खालिद भाई। इस देश के अंदर आज खालिद भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज 85% तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। किसने रोक दिया है? आप बताइए ना, क्यों नहीं आपने हमारी क्षमता बढ़ाई? हमारी सरकार उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाए। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया, मैं नेहरा साहब आप ही के पास आऊंगा, छोटी सी प्रतिक्रिया इंडियन नेशनल लोकदल से लेता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए अर्जुन जी। जी प्रदीप जी, देखिए, मैं नेहरा साहब को अभी बता रहे थे कि राहत देने का काम करेंगी। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि आज किसान को जरूरत है, आज फसल वो धान की लगा रहा है, आज वो खेत में काम कर रहा है, और जब जीरी लग जाएगी उसके लगभग 2-3 महीने तक तो डीजल की बहुत कम खपत किसान करता है। किसान को आज उससे राहत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो आज चरम सीमा पर महंगाई, डीजल के दाम बढ़े। जी, किसान को राहत मिलनी चाहिए थी, आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, उठाएंगे तब उसका समाधान भी होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।